प्रांग न्याय के साथ एक विशेष बात यह है कि आपको ये बात हमेशा ख्याल में रखनी चाहिए कि प्रांग न्याय के सिद्धांत को न तो हम लागू करने की ओर जोर देंगे और न लागू करने की ओर, दोनों ही बातों पर जोर नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर प्रांग न्याय लागू हुआ तो व्यक्ति अपने बहुत महत्वपूर्ण अधिकार से वंचित होगा, वो सूट नहीं ला पाएगा, उसका सेकंड सूट निरस्त होगा। और सेकंड सूट निरस्त होना छोटी घटना नहीं है, ये बहुत बड़ी घटना है। कचहरी को आप कितना भी बुरा समझते हो, लेकिन सही बात यही है कि जिस दिन आप परेशानी में होंगे उस दिन दरवाजे दो ही खुलेंगे, एक मंदिर का होगा और दूसरा कचहरी होगा। इसलिए कचहरी का दरवाजा आपके लिए बंद हो जाए, ये बहुत बड़ी घटना है। इसलिए रेस जुडिकेटा लागू करते समय बहुत सावधान रहना चाहिए। हां, यह भी ठीक है कि लागू हो रहा हो तब आप लागू न करें, ये उससे भी बड़ा अन्याय है। क्योंकि पिछला सूट आदमी ने किस परेशानी से लड़ा होगा और अंततः उसने जो अधिकार हासिल किया आप उसे फिर खतरे में ला रहे हैं। तो अगर लागू हो रहा है तो लागू करिए, और अगर लागू नहीं हो रहा तो लागू मत करिए। और इसके लिए जरूरी है कि आपका कॉन्सेप्शन एकदम क्लियर ये होना चाहिए रेस जुडिकेटा के बारे में। न तो इसे लागू करने की ओर बढ़ना है और न इसे न लागू करने की ओर बिल्कुल कांस्टेंट स्थिति ये रखनी है। और जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट लेट डाउन हुए सेक्शन 11 में, अगर वो सब पूरे हो रहे हैं तो लागू होगा, अदरवाइज लागू नहीं हो सकता। और आपको कुछ सोचने समझने की जरूरत नहीं है। जहां पर प्रक्रिया बना दी गई है, बात सिर्फ प्रक्रिया के हिसाब से चलिए, सब कुछ ऑटोमेटिकली ठीक होगा। प्रक्रिया इसीलिए बनती है कि जिसे काम करना है, यानी कार्य के कर्ता को दिशा न ढूंढनी पड़े, काम करने का तरीका न ढूंढना पड़े, उसकी ऊर्जा सिर्फ काम करने में लगे, तरीका ढूंढने में न लगे। और निरंकुशता, इसे भी रोकना। एक उद्देश्य होता है प्रक्रिया निर्धारित करने के पीछे कि कार्य का कर्ता स्वयं को बुद्धिमान मानकर या किसी के प्रति राग और किसी के प्रति द्वेष इससे ग्रसित होकर मनमानी न करने लगे। इसलिए एक स्टैंडर्ड तरीका लेट डाउन कर दिया जाता है, यू मस्ट फॉलो दैट। तो प्रक्रिया अधिनियमित करने के अनेकों उद्देश्य हैं, उनमें से प्रमुख ये है। तो आपको रेस जुडिकेटा के बारे में बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि दोनों ही ओर ये जबरदस्त नुकसान करेगा। आपने लागू किया तो भी जबरदस्त नुकसान, और नहीं लागू किया तो भी जबरदस्त नुकसान। इसलिए आपसे अपेक्षित यह है कि बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ लॉ आपको इसकी एक एक चीज क्लियर होनी चाहिए। और यदि ये लागू होता हो तो लागू करिए, न लागू होता हो तो कोई जल्दी नहीं है कि सब कुछ डिसाइड ही कर डालेंगे। ठीक है, न्याय जल्दी मिलना चाहिए, ठीक है, लेकिन जल्दी न्याय देने के लिए हम न्याय के नाम पर अन्याय ये नहीं करने लगेंगे। तो हम लोगों ने कल देखा था कि कह रहा था कि मैटर डायरेक्टली एंड सबस्टेंशियली, बोथ सूट इनमें समान होना चाहिए, डायरेक्टली एंड सबस्टेंशियली। तो हमने कहा था कि कई बार तो ऐसा दिखेगा या इस विषय की पहचान करना बड़ा आसान होगा कि क्या दोनों मामलों में जो विवाद
जो विवादक हैं, जो इश्यूज हैं, वो डायरेक्टली एंड सबस्टेंशियली एक है या नहीं है। लेकिन हर बार ये इतना आसान नहीं होगा, ठीक है ना, कि डायरेक्टली एंड सबस्टेंशियली एक है ये आप जान ही पाए हैं। ये हमेशा बड़ा आसान नहीं होगा। थोड़ी बुद्धि, थोड़ी समझ आपसे अपेक्षित होगी, क्योंकि डायरेक्टली इसका तो मतलब है इन एक्सप्रेस टर्म्स, ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रहा है अभिव्यक्त शब्दों में कि ऐसा ऐसा है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ए ने बी के ऊपर किराया वसूली और प्रश्नगत संपत्ति के स्वामित्व के लिए वाद सिद्ध किया है। अगला मुकदमा वो भी इसी आधार पर है, कोई दिक्कत ही नहीं, डायरेक्टली सबस्टेंशियली दिखाई दे रहा है। लेकिन कहता है डायरेक्टली एंड सबस्टेंशियली। अगर मसला सबस्टेंशियली सेम है दोनों सूटों में, तब समस्या आती है, ठीक है, क्योंकि सबस्टेंशियली इस शब्द का मतलब होता है कि नॉट इन एक्सप्रेस टर्म्स, ठीक है ना, अभिव्यक्त शब्दों में नहीं, किंतु प्रभाव में, इन इफेक्ट वही है। अगर प्रभाव में देखें तो दोनों सूटों की विषय वस्तु एक हो जाती है, लेकिन अभिव्यक्त शब्दों में देखें तो दोनों में अंतर है। आपने एक सेलडीड के आधार पर एक संपत्ति का दावा किया है, और वो संपत्ति एक संपदा का भाग है, एक स्टेट का भाग है। हमने आपसे कल भी कहा, लगातार बोलते हैं कि स्टेट बड़ी बात है। स्टेट में कई संपत्तियां शामिल हो सकती हैं, जबकि संपत्ति स्वयं में एक ही होती। हमने कई बार आपको उदाहरण दिया कि फैक्ट्री स्टेट, तो उसमें फैक्ट्री के पार्क भी शामिल है, स्वयं फैक्ट्री भी शामिल है, फैक्ट्री के क्वार्टर भी शामिल है, फैक्ट्री का रामलीला ग्राउंड भी शामिल है, फैक्ट्री की सड़कें भी शामिल हैं, सब शामिल है। तो वो स्टेट है, संपदा है। और संपत्ति मीनिंग दर भाई एक। तो आपने एक सेलडीड के आधार पर एक संपत्ति का दावा किया, और वो संपत्ति एक संपदा का भाग है। अब आपको उस सेलडीड के आधार पर वो संपत्ति तभी प्राप्त हो सकती है जबकि वो सेलडीड जेन्युइन हो। यद्यपि आपने सेलडीड की जेन्युइननेस का सवाल ये नहीं उठाया है, आपने तो दावा किया है संपत्ति का कि अमुक प्रतिवादी अमुक संपत्ति के कब्जे में है, उसे वो संपत्ति हमें दिला दीजिए, बिकॉज दिस सेल डीड हैज बीन एग्जीक्यूटेड इन फेवर ऑफ मी। अब जब दावा चलना शुरू हुआ तो वो सेल डीड कैसी पाई गई? फोर्ज पाई गई, जेन्युइन नहीं पाई गई। तो इस मामले में यद्यपि आपने सिर्फ एक संपत्ति का स्वामित्व मांगा था, लेकिन इन इफेक्ट, प्रभाव में, नॉट इन एक्सप्रेस टर्म्स, प्रभाव में इस मामले में सेल डीड की जेन्युइननेस यह भी प्रश्नगत थी। अब अगला कोई मुकदमा किसी भी वाद कारण के आधार पर यदि लाया जाए और उसमें पुनः सेल डीड की जेन्युइननेस ये प्रश्नगत हो जाए, तो फिर वो मुकदमा कैसा है? रेस जुडिकेटा से बार्ड है, क्योंकि सेल डीड की जेन्युइननेस एक बार पूर्ववर्ती वाद में डिसाइड हो चुकी है। लेकिन जरूरी क्या है? उन्हीं पक्षकारों के बीच आए, यानी जुडिकेटा की जो अन्य शर्तें हैं वो भी पूरी होनी चाहिए।
अन्यथा रेजुडिकेटा के नियम का दुरुपयोग हो सकेगा। ठीक है, सेल डीड जेन्युइन ही है, दुरुपयोग देखिए, सेल डीड जेन्युइन है, लेकिन उसकी संपत्तियां हम लोगों ने बंदरबांट करने का निश्चय कर रखा है। आपका कोई मतलब नहीं है उन संपत्तियों से, लेकिन आप मेरे मित्र हैं, हमने आपको पार्टी बनाया, पक्षकार बनाया और दावा कर दिया कि साहब ये रोज गड़बड़ करते हैं, रोक दिया जाए इन्हें। ठीक है, कि ये गड़बड़ ना करें, तो सेल डीड अगर जेन्युइन है तभी तो मेरी बात मानी जाएगी। इन्होंने ठीक से उसे प्रेस ही नहीं किया, जैसे लड़ना चाहिए मुकदमे को वैसे लड़ा नहीं, डिग्री मेरे फेवर में आ गई, जबकि न सेल डीड मेरे पक्ष में सब फर्जी है, सब फर्जी है। अब अगर यह नियम हो जाए कि किसी संपत्ति के बारे में एक बार जो कुछ डिसाइड किया जा चुका है, दोबारा उस संपत्ति के बारे में कुछ भी डिसाइड नहीं किया जाएगा, तो जो अब असली मालिकाना आएंगे इन संपत्तियों के, तो तुम तो ये कहना शुरू कर दो कि था पहले सेल डीड के पक्ष में डिसाइड हो चुका है और साहब इनकी, तो असली मालिक बर्बाद हो जाएंगे। ठीक है ना, इसीलिए कहा गया सेम पार्टीज होनी चाहिए, सेम पार्टीज। और सेम पार्टीज के अंतर्गत कौन कौन आता है वो आपको बताया। जो सेम पार्टीज के अंतर्गत आता है वो सब पक्षकार और उनके व्युत्पन्न अधिकार के अधीन दावा करने वाले व्यक्ति, उनसे व्युत्पन्न अधिकार के अंतर्गत माइनर और सारी आपसे विस्तार से बात हुई है। तो जो जरूरी है वहीं पर रेजुडिकेटा लागू होना चाहिए, जहां जरूरी नहीं है वहां कतई नहीं, क्योंकि ये डबल एज वीपन है, दुधारी तलवार है, दोनों तरफ नुकसान करेगी। और अभी आपको जब हम बोलते हैं तो ये बातें बड़ी आसानी से समझ में आएंगी, और जब हम नहीं बोलेंगे, आप स्वयं उसे पढ़ेंगे फिर कंफ्यूज, बार बार कंफ्यूजन होता है, बार बार कंफ्यूजन होता है। और कंफ्यूजन सिर्फ इसलिए होता है, आप इस बात को ध्यान नहीं रखते कि रेजुडिकेटा लागू हुआ तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, सेकंड सूट बार्ड हो जाएगा। और आपने जहां लागू होना चाहिए वहां नहीं किया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। जिसने अधिकार हासिल किया था बड़ी मेहनत से और बड़ी खर्चे के साथ, उसका सब नाश हो जाएगा। इसीलिए 3 मैगजीन है कि आपका किसी व्यक्ति को दोबारा परेशान मत करिए उसी काज ऑफ एक्शन में। और यह भी ठीक है कि राज्य के हित में मुकदमेबाजी का अंत हो, और यह भी ठीक है कि द फर्स्ट जजमेंट मस्ट बी एक्सेप्टेड एज करेक्ट। जब उसे करेक्ट के रूप में एक्सेप्ट किया जाना चाहिए तो सेकंड सूट क्यों? लेकिन सेकंड सूट उस दशा में जरूर होना चाहिए जब रेजुडिकेटा के प्रिंसिपल लागू ना हो रहे हो। और लागू कब नहीं होने चाहिए विधायिका ने सोच रखा, उसमें दिमाग मत लगाइए कि विधायिका ने बता रखा है कि ये चीजें हों तब लागू करिए, ये चीजों में ना हो तो लागू मत करिए। और निश्चिंत रहिए कि विधायिका ने जो सोचा है उससे आवश्यक तौर पर न्याय घटित होगा, आवश्यक तौर पर। आप उसमें अपनी काबिलियत मत छोंकिए, जैसे आपकी आदत रहती है, क्योंकि हम देखते हैं ना कि बड़े बड़े बेवकूफ टाइप के लोग कि सरकार ऐसा कर लेती है। अरे मूर्खों, सरकार के पास तुमसे बहुत ज्यादा एक्सपर्टाइज है, उन्होंने वैसा करना उचित नहीं समझा होगा इसीलिए वैसा नहीं किया। गलती सबसे होती है, लेकिन सामान्यता उनसे गलती नहीं होती, सामान्यता एक्सेप्शनली होती भी है। सामान्यता उनसे गलती नहीं होती, धूर्तता वो करते हैं, जानबूझकर गलत करेंगे। जानबूझकर जो गलत किया जाता है वो धूर्तता होती है, वो गलती नहीं होती। गलती का मतलब निर्दोष भाव से, निर्दोष भाव से उनसे गलती होने की संभावना पॉइंटों में होती है, पॉइंटों में, क्योंकि उनके पास एक से एक एक्सपर्ट होता है। आप सोचो, आप में से जो सबसे शानदार होंगे वो सरकारी कंपटीशनों में
सरकार के कंपटीशन में क्वालिफाई कर पाएंगे। तो उनके पास तो अल्टीमेट लोग होते हैं, ठीक है, लेकिन वो जानबूझ के अपने कुछ नहीं करते तो बात अलग। तो इसलिए सिर्फ आप इस पर रहिए। और हमने कल आपसे कहा था कि बाद की विषय वस्तु प्रत्यक्षता और सारता समान होनी चाहिए। इसके साथ एक्सप्लेनेशन 4 पढ़ते हैं, स्पष्टीकरण 4 पढ़ा जाता है, क्योंकि स्पष्टीकरण 4 इस सिद्धांत को और प्रभावी बना रहा है, और भी ज्यादा प्रभावी, ठीक है। और इस बात को वर्कमैन वर्सेस कोचीन पोर्ट ट्रस्ट ऑफ इंडिया नामक मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट ने भी कोर्ट किया है कि जो स्पष्टीकरण 4 है ये और भी प्रभावी बना रहा है। किसको? इन शब्दों को कि यदि दोनों वादों की विषय वस्तु प्रत्यक्षता और सारता समान है तो फिर सेकंड सूट नहीं आएगा अगर रेस जुडिकेटा की अन्य सारी शर्तें पूरी हो रही। ये बार बार हम लाइन जो बोल रहे हैं इसीलिए बोल रहे हैं ताकि आपके दिमाग में ये बैठ जाए कि रेस जुडिकेटा की सारी शर्तें पूरी होनी चाहिए, केवल तभी सेकंड सूट बार्ड होगा। क्योंकि इस सेकंड सूट का बार्ड होना ये छोटी घटना बिल्कुल नहीं है, ये बहुत बड़ी घटना है। इस घटना की गंभीरता का अंदाज आप इससे लगाइए कि डिग्री की परिभाषा में उन्होंने कहा था कि whenever the plaintiff will be rejected by the court, ठीक है, that will amount to degree, ठीक है, क्योंकि प्लेंट का रिजेक्ट हो जाना ये आपके वाद लाने के अधिकार को समाप्त कर देगा। क्योंकि प्रत्येक वाद, ठीक है, प्रत्येक सिविल वाद पत्र उपस्थित करके संस्थित किया जाएगा और दैट हैज बीन रिजेक्टेड बाय द कोर्ट। अब अगर इसे सिर्फ आदेश आप मान लेंगे और ये कहीं विधायिका भूल जाए कि 104 की लिस्ट में शामिल करना धारा 104 की, तो इसकी तो अपील ही नहीं होगी। और चलो 104 की लिस्ट में शामिल भी कर दो तो भी एक ही होगी, क्योंकि प्रत्येक आदेश की एक अपील होगी और प्रत्येक डिग्री की 2 होंगी। तो जब आपने वाद लाने से रोक दिया तो सुपीरियर कोर्ट तक जाना ही चाहिए, हाईएस्ट कोर्ट तक जाना ही चाहिए। और यहां फिर आप वाद लाने से रोक रहे हैं। इसलिए एक एक बात पूरी होनी चाहिए। तो डायरेक्टली एंड सबस्टेंशियली यदि विषय वस्तु समान है, इसको हम पढ़ेंगे स्पष्टीकरण 4 के साथ। एक बार भाषा देख लेते हैं स्पष्टीकरण 4 की। कहता है ऐसे किसी भी विषय के बारे में जो ऐसे पूर्ववर्ती वाद में प्रतिरक्षा या आक्रमण का आधार बनाया जा सकता था और बनाया जाना चाहिए था। यह समझा जाएगा कि ऐसे वाद में प्रत्यक्षता और सारता विवाद रहा है, यह समझा जाएगा, यह समझा जाएगा। 2-3 शब्द आए हैं, बनाया जाना चाहिए था और, ठीक है, बनाया जा सकता था और बनाया जाना चाहिए था और यह समझा जाएगा, ये शब्द आए। तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने इन शब्दों के बारे में कहा है किसमें? वर्कमैन वर्सेस कोचीन पोर्ट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, इस मामले में, कि प्रत्येक बात जब आप कहते हो तो आपको ये मालूम होता है कि इस बात में और क्या क्या शामिल कर देना चाहिए या इस बात में और क्या क्या शामिल माना जाना चाहिए, ठीक है। तो जो बात किसी बात में शामिल मानी जानी चाहिए वो बात भी आपने बोली है, ये मान लेना चाहिए, ठीक है ना। जरूरी नहीं है कि आप सब कुछ बोलो ही। अपनी बात के समर्थन में आप जब हमारे सामने कोई बात रख रहे हो और अपनी बात के समर्थन में आपके पास 20 तर्क उपलब्ध है, 20 तर्क उपलब्ध है, मीनिंग देयर बाय 20 तर्क आपकी जानकारी में है। बातें 2 हो सकती हैं। कानून बड़ा शानदार है और मूर्खों के लिए नहीं है।
क्योंकि यहां हर बात बड़ी ढंग से समझी जाएगी। उसने कहा बनाया जा सकता था और बनाया जाना चाहिए था। ठीक है ना। आप जो चीज आक्रमण या प्रतिरक्षा का आधार बनाई जा सकती थी और बनाई जानी चाहिए थी, ठीक है, वो बात भले ही आपने प्रत्यक्षता और सारता फर्स्ट सूट में विवाद न की हो, लेकिन एक्सप्लेनेशन 4 ये कहता है कि वो बात पिछले सूट में प्रत्यक्षता और सारता विवाद रही है, ये माना जाएगा, ये माना जाएगा। ठीक है ना, कि जो बात उठाई जा सकती थी और उठाई जानी चाहिए, उठाई जा सकती थी, इसका मतलब ये हो गया कि आपकी जानकारी में थी। दो बातें हो सकती हैं। आप हमारे सामने कोई बात अपनी रखना चाहते हो, उस बात के समर्थन में 20 तर्क हैं, लेकिन आपकी जानकारी में नहीं है, तो आपके लिए उन 20 तर्कों का क्या मतलब? आपके लिए तो 20 तर्कों का कोई मतलब नहीं हो सकता। अब जब आपके लिए उन 20 तर्कों का कोई अर्थ नहीं, क्योंकि आपकी जानकारी में नहीं है, आपने अपनी बात रखी और जिस तर्क के आधार पर रखी वो बेकार की बात है, वो मजबूत ग्राउंड नहीं है, वो ऐसा आधार नहीं है कि हम आपकी बात मान लें। हमने निराधार आपकी बात मानी, उठा के उड़ा दिया, नहीं मानी आपकी बात। कालांतर में आफ्टर सम टाइम you have got the knowledge about those 20 grounds on the basis of which, ठीक है, you may put your contention before me। ठीक है, बहुत शानदार तरीके से आप रख सकते हो। हम कहें नहीं नहीं, अब तो पहली बार क्यों नहीं लिया, पहली बार ही आप ये 20 बातें कहते हैं, बार बार आपको बात कहने का उसको थोड़ी दिया जाएगा। अन्याय है आपके साथ, अन्याय है आपके साथ। इसलिए अन्याय है कि जब आपने अपनी बात रखी थी तब आपको उन 20 तर्कों की जानकारी नहीं थी। ठीक है ना, तो ये 20 तर्क पिछले बार प्रत्यक्षता और सारता विवाद रहे, नहीं कहा जा सकता। ठीक है, ये 20 तर्क जो आज आप उठा रहे हो, ये प्रत्यक्षता और सारता पिछले मामले में विवाद रहे हैं, ये नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उन 20 बातों के बारे में जानकारी नहीं थी। लेकिन अगर ये शब्द लागू हो रहे हैं कि प्रतिरक्षा या आक्रमण का आधार बनाए जा सकते थे, तो ये शब्द अपने में प्रतिध्वनित कर रहे हैं कि उन 20 बातों की जानकारी आपको थी, तभी तो बना सकते थे। यानी एक्सप्लेनेशन 4 को जब हम पढ़ेंगे तो इन शब्दों का जो अर्थ निकाला जाएगा, कौन से शब्दों का, कि प्रतिरक्षा और आक्रमण के वे आधार जो प्रतिरक्षा और आक्रमण के आधार बनाए जा सकते थे और बनाए जाने चाहिए थे। बनाए जा सकते थे लेकिन टाइम बाउंड हो गए थे, इसलिए बनाए नहीं। बनाए जा सकते थे लेकिन बनाए जाने चाहिए नहीं थे, क्योंकि टाइम बाउंड थे। ठीक है ना, लेकिन अगर दोनों शर्तें पूरी कि बनाए जा सकते थे और बनाए जाने चाहिए थे, और ये दोनों शर्तें पूरी कब होंगी? तभी पूरी होंगी जब आक्रमण और प्रतिरक्षा के वे आधार जब फर्स्ट सूट लाया गया था, तब न सिर्फ आपकी जानकारी में थे, बल्कि उनको आक्रमण और प्रतिरक्षा का आधार बनाया जाना पूरी तरह विधि सम्मत भी था। ठीक है ना, पूरी तरह विधि सम्मत था। तभी ये शब्द अपने पूरे प्रभाव से लागू हो सकते हैं कि आक्रमण और प्रतिरक्षा का आधार बनाए जा सकते थे और बनाए जाने चाहिए थे। ये शब्द अपने पूरे प्रभाव से तभी लागू हो सकते हैं जब स्थिति यह हो कि आपको न सिर्फ आक्रमण और प्रतिरक्षा के उन आधारों की जानकारी थी, बल्कि उनका उठाया जाना पूरी तरह विधिसंगत भी था, और आपने फिर भी नहीं उठाया, फिर भी नहीं उठाया। तो अब हम आपको सेकंड सूट क्यों लाने दें? ठीक है, क्योंकि ये तो राज्य के हित में है,
कि मुकदमेबाजी का अंत हो। तुम्हें वो आक्रमण के और प्रतिरक्षा के आधार उपलब्ध थे मीनिंग देयर बाय तुम्हारी जानकारी में थे, और आपको मालूम होना चाहिए था कि आक्रमण और प्रतिरक्षा के आधार लिए जाने चाहिए, फिर भी आपने नहीं लिए। इसका मतलब तो उसे परेशान करना चाहते हो। एक ही वाद कारण पर बार बार तुम आक्रमण और प्रतिरक्षा के भिन्न भिन्न आधार लेकर दूसरे पक्ष को दुखी करना चाहते हो। तो कानून का दुरुपयोग, ठीक है, ये तो नहीं होना चाहिए। अभी एक न्यायिक अधिकारी, जब हम आज से 5-7 साल पहले, 5-7 साल नहीं 10 साल लगभग हो गए होंगे, शाहजहांपुर में तैनात थे, उनकी चर्चा कल चल रही थी। तो किसी ने कहा कि भाई उनके साथ बहुत ही बुरा हुआ, यहां से वो ट्रांसफर होके गए, हाईकोर्ट ने यहां से प्रमोशन होके गए, न सिर्फ रिवर्ट किया ही नहीं, डिमोट किया, और बल्कि नौकरी से भी बर्खास्त कर दिया। तो हमने कहा अगर हम हाईकोर्ट में बैठे होते चीफ जस्टिस, तो हम तो उस आदमी का इतना बुरा कर देते जिसका कोई हिसाब नहीं। बहुत ही नीच आदमी था, उसने अभी भी कई मुकदमे, कल ही मेरी कोर्ट में एक पेश था, आदमी घर में 2 कत्ल हुए, 2 कत्ल हुए। और इस बदतमीज आदमी ने क्या किया, ठीक है, कि दूसरे पक्ष ने भी ये कहा कि हमारे घर में घुसे और हमने आत्म प्रतिरक्षा में मार दिया। इस आशय की रिपोर्ट एफआईआर, क्योंकि कई मामले ऐसे होते हैं जिनमें बिल्कुल दिख रहा होता है कि हमें कन्विक्शन हो जाएगा, बचेगा नहीं, तो उसमें आदमी अपने को बचाने के लिए प्राइवेट डिफेंस ही लेता है कि भाई हम कहीं से नहीं बच रहे, डूबते को तिनके का सहारा। तो उन्होंने एक एफआईआर लिखाने की कोशिश की कि ये मेरे घर में घुसे, ताकि उन्हें प्राइवेट डिफेंस मिले, ठीक है। एफआईआर पुलिस ने नहीं लिखी, ठीक है, क्योंकि पुलिस कितनी भी नीच हो, इतनी नीच नहीं होती, इतनी नहीं होती। वो क्या होते हैं, वो आपने नहीं किया कुछ भी और आप फाल्सली इंप्लीकेट हो गए एफआईआर में, तो कायदे में उन्हें बाहर करना चाहिए अन्वेषण में आपको, ठीक है, क्योंकि आप उसमें थे ही नहीं। लेकिन इसके वो पैसे ले लेंगे, किताब जो है हम तुम्हें बाहर कर देंगे, इसके पैसे ले लेंगे वो तुमसे, बिना पैसे लिए करेंगे भी नहीं। लेकिन ये वो भी नहीं करते कि तुम एकदम निर्दोष हो, एकदम निर्दोष, अब वो तुम्हें फाल्सली इंप्लीकेट कर दें, ये नहीं करते। किसी से पैसे लेके तो फाल्सली इंप्लीकेट कर दें, वो ये नहीं करते। लेकिन इस बदतमीज आदमी ने क्या किया, जब पुलिस ने नहीं लिखी एफआईआर, तो वही 156(3), ठीक है, वो आ गई, और इतने पैसे ले लेके, एक नहीं है ऐसा मामला। हमने कहा कल, हमें याद इसलिए क्या क्योंकि कल वही मसला था, 20 लोगों को 20 मामलों में इसने ऐसे एफआईआर की, और वो निर्दोष लोग, ठीक है। अब होता क्या है, हर आदमी उतनी जिद का नहीं होता, जब खुद के जेल जाने की स्थिति आती है तो हर आदमी समझौता कर लेता है। उसे ये लगता है कि हमारे घर का मारा गया, हम ही अब जेल जाए, ठीक है, इसलिए छोड़ो, जो हुआ सो हुआ, और वो समझौता करता है, जबकि उसके घर का आदमी मारा गया होता है। कुछ ऐसे होते हैं कि उन्होंने कहा हमारा कुछ भी हुए, हम चले जाएंगे जेल, करा लेंगे जमानत, क्योंकि न्यायपालिका में भी सब ऐसे ही बैठे हैं। उन्होंने कहा कत्ल, जेल तो भाई जाना ही पड़ेगा, तभी बेल मिलेगी, क्योंकि अजमानती अपराध है। तो इस आदमी ने जाने कितने निर्दोष लोगों को जेल भेजा है अपने कामों से पैसे लेकर, और जाने कितने मामलों में, ठीक है, इसने अन्याय को उत्पन्न किया है। इसलिए इस आदमी के साथ तो अगर हम होते हाईकोर्ट में तो हम तो बहुत ही बुरा कर देते, इसका बहुत ही बुरा, ठीक है, जितना बुरा हम मैक्सिमम कर सकते थे उतना बुरा कर देते हैं। तो इससे कानून का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। कानून का दुरुपयोग आप कर रहे हो तो आपके साथ बहुत सख्ती से पेश आना चाहिए, ठीक है। तो जो आधार आपको आक्रमण और प्रतिरक्षा के उपलब्ध थे, और आपको आक्रमण और प्रतिरक्षा के आधार बनाए जाने चाहिए थे, ये शब्द लागू हो रहा है। इसका मतलब ये हुए कि न सिर्फ वे आक्रमण और प्रतिरक्षा के आधार आपकी जानकारी में थे, बल्कि आपको यह भी मालूम था कि दीज ग्राउंड्स ऑफ डिफेंस एंड ऑफेंस आर सो इंपॉर्टेंट
कि ये आवश्यक रूप से पिछले मुकदमे में लिए जाने चाहिए थे और फिर भी आपने छोड़ दिया, तो आप फिर इसका मतलब तंग करना चाहते हो दूसरे को। ठीक है, तो फिर आपका ये कृत्य रेस जुडिकेटा की जो मूल आत्मा है, मूल उसका जो भाव है, उसी के अगेंस्ट जा रहा है। और चूंकि 1976 से पहले लिखा तो यही था, प्रत्यक्षता और सारता विवाद दे रहा है, ठीक है ना, लेकिन चूंकि ये बात अभिव्यक्त रूप से नहीं लिखी थी, ठीक है ना, इसलिए ऐसे आधार जो आक्रमण और प्रतिरक्षा के आधार बनाए जा सकते थे और बनाए जाने चाहिए थे, ठीक है, जब नहीं लिए जाते थे पिछले मामले में और दोबारा उनके आधार पर मुकदमेबाजी करने की कोशिश होती थी, तो मसला बार बार सुप्रीम कोर्ट तक जाता था कि ये आक्रमण और प्रतिरक्षा के आधार जो पिछले मुकदमे में आक्रमण और प्रतिरक्षा के आधार बनाए जा सकते थे और बनाए जाने चाहिए थे, किंतु नहीं बनाए गए, इन्हें हम पूर्ववर्ती वाद में प्रत्यक्षता और सारता विवाद माने या ना माने, ठीक है ना, यह मसला बार बार सुप्रीम कोर्ट पहुंचता था। और मानो सुप्रीम कोर्ट से यह भी डिसाइड हो जाए कि नहीं माने ही जाने चाहिए और सेकंड सूट ऐसे आधारों पर नहीं आएगा जो पिछले बाद में प्रत्यक्षता और सारता आक्रमण और प्रतिरक्षा के आधार बनाए जा सकते थे और बनाए जाने चाहिए थे, नहीं आएगा। लेकिन फिर भी ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन कब बदल जाएगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं, ठीक है ना। इसलिए बेहतर यह था कि इस बात को शामिल कर दिया जाए स्वयं सेक्शन में, और इसके लिए विधायिका ने 1976 में संशोधन किया और इसको स्पष्टीकरण 4 के रूप में मान्यता दे दी। अब प्रत्यक्षता और सारता वे सभी विषय पूर्ववर्ती वाद में विवाद्य माने जाएंगे जो कि पूर्ववर्ती वाद को संसिद्ध करते समय आक्रमण और प्रतिरक्षा के आधार हो सकते थे और होने चाहिए थे। अगर आपने नहीं बनाए तो भी उनके बारे में यह समझा जाएगा कि वे पिछले मुकदमे में प्रत्यक्षता और सारता विवाद दे रहे हैं, और जब यह समझ लिया जाएगा तो रेस जुडिकेटा की अन्य शर्तें पूरी होते ही आप सेकंड सूट नहीं ला पाएंगे, ठीक है ना। अब जरा इसको उदाहरण से समझेंगे। अभी हमने आपके सामने सिद्धांत रखा है, अब जब तथ्यों में इस सिद्धांत को उदाहरण के माध्यम से समझाया जाएगा, और यही कचहरी की भूमिका है कि वहां तथ्यों में आपको सिद्धांत काम करता दिखाई देता है और तब सिद्धांत ज्यादा समझ में आता है। जैसे हमने कल कहा कि हिस्ट्री शीट का फर्स्ट पैरा कॉलम्स में लिखा जाएगा और फिर सब्सिक्वेंट पैराज में लिखे जाएंगे। अब अगर हिस्ट्री शीट आपको दिखा दी जाए, आप खुद देख लो कि उसमें पहले कॉलम ऐसे बने हुए हैं और फिर पैरा में लिखी हुई है, तो ज्यादा समझ में आएगा बनस्पत इसके कि ऐसे समझाया जाए। तो कचहरी की भूमिका यही है, वो कानून का अनुभव देती है और सिद्धांत बड़ा सतही होता है अगर वो अनुभूति से समर्थित नहीं है, ठीक है। अगर व्यक्ति विचारवान है लेकिन उसका अनुभव कुछ नहीं है विचार के प्रति, ठीक है, जो विचारवान है वो अच्छे अच्छे विचार कर लेता है, बहुत बढ़िया सोचता है, शब्द अर्थ उसकी वैचारिक क्षमता है, लेकिन अनुभूति शून्य है, अनुभव उसका कुछ भी नहीं है, तो ये व्यक्ति बहुत अच्छा नहीं है। आदमी की गरिमा ये उसकी विचार की क्षमता में नहीं है, आदमी की गरिमा उसकी अनुभूति की क्षमता में है। विचार तो तुमसे अच्छा एआई कर लेता है, विचार तो तुमसे अच्छा कंप्यूटर कर लेता है। तुम अभी कंप्यूटर से पूछो कि कलर स्कीम, हम एक बैनर बनाना चाहते हैं, कलर स्कीम कौन सी अच्छी लगेगी, वो इतना ही शानदार कलर स्कीम देगा जितनी तुम जीवन में नहीं सोच सकते, ठीक है। आजकल तो हर चीज उसी से डिजाइन निकलवा रहे हैं, वो तो डिजाइन तुम जीवन में नहीं ला पा रहे,
जैसा वो बना के दे रहा है। तो क्या कंप्यूटर आदमी हो गया? तो क्या कंप्यूटर आदमी के समान गरिमापूर्ण हो गया? क्या जो आदमी की गरिमा है क्या हम कंप्यूटर को दे सकते? नहीं। आदमी की गरिमा इसी में है कि वो अनुभव कर सकता है, विचार में नहीं है उसकी गरिमा। ठीक है, तो विचार कैसे भी हो, लेकिन आपकी अनुभूति है ये अवश्य होनी चाहिए। जब तक अनुभूति नहीं तब तक विचार को ठीक से समझा नहीं जा सकता। विचार तो लिखा है वेद में, पुराण में, गीता में, सारी धार्मिक किताबों में। कितने लोग धार्मिक हो गए, पर तो रोज लेते हो, गाते भी जोर जोर हो कि सब जो है तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। क्या ये भाव आज तक आया? और जिनमें आया वो बहुत महान लोग कहलाए। तो आदमी की जो गरिमा है वो अनुभूति में है। ठीक है, इसमें नहीं है, विचार की क्षमता में। तो कह रहा है आपका कि जो आक्रमण और प्रतिरक्षा का आधार हो सकता था और होना चाहिए तो उसके बारे में शामिल बात दिया जाएगा। ये शब्द आपको कचहरी में जब आप जाएंगे तो लागू होते दिखाई देंगे, और जैसे लागू होते दिखाई देंगे आपको तत्काल इस सिद्धांत की उपयोगिता तुरंत समझ में आती कि नहीं, ये सिद्धांत तो होना ही चाहिए, अन्यथा बहुत अन्याय होगा। तो अभी तक हमने सैद्धांतिक पृष्ठभूमि आपके सामने रखी। अब इसकी जो वर्केबल पोजीशन है सिद्धांत की, वो आप सोचिए, आप एक सूट लाए, उसमें आपने कहा कि हम अमुक संपत्ति के सेल डीड के आधार पर स्वामी हैं। ठीक है, सेल डीड के आधार पर स्वामी है। सूट रिजेक्ट हो गया। अगला सूट आप फिर ले आए कि हम इस संपत्ति के उत्तराधिकार के आधार पर स्वामी हैं, वो भी रिजेक्ट हो गया। अगला सूट आप फिर ले आए कि अब हम इस संपत्ति के एडवर्स पोजीशन, प्रतिकूल अध्यासन के नियम के आधार पर स्वामी है। तो भाई आप आपकी बात क्यों मानी जाए, हमें ये बताइए। आप 3-3 बार परेशान कर रहे हो आदमी को। अरे आपको यह कहना था कि हम अमुक संपत्ति के स्वामी है, तो अगर उसी समय एडवर्स पोजीशन के कानून के मुताबिक एडवर्स पोजीशन की अवधि पूरी हो चुकी थी, या तो पूरी न हुई होती तब तो बात अलग है, क्योंकि एडवर्स पोजीशन का जो लॉ है, लॉ लिमिटेशन में दिया हुआ है। ठीक है ना, जो मर्यादा विधि है उसमें दिया है कि किसी अचल संपत्ति पर अगर कोई व्यक्ति, ठीक है, 12 वर्ष तक कब्जा जमाए रखता है और जो उस संपत्ति का वैध हकदार है उसकी जानकारी में बनाए रखता है, और जो वैध संपत्ति का हकदार है अपनी संपत्ति को वापस पाने के लिए कोई प्रयास नहीं करता जो उसे करने चाहिए, तो 12 वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात यह संपत्ति इसकी नहीं रहेगी। जो इसका वैध स्वामी है, जो अवैध कब्जेदार है, उसके पास चली जाएगी, क्योंकि इसका मतलब तुम्हें उस संपत्ति की जरूरत ही नहीं है। अगर जरूरत होती तो 12 साल छोटा समय नहीं होता। कुछ तो करते ही नहीं निकालने के लिए, नहीं निकाल पाए वो एक अलग बात है, करते तो आपके कृत्य की सफलता ये आपके हाथ में नहीं है, लेकिन कृत्य करना तो आपके हाथ में है। ठीक है, स्वतंत्रता इसका मतलब ही ये होता है कि दोनों तरफ काम करने की स्वतंत्रता। अगर एक ही तरफ काम करने की स्वतंत्रता है तो उसे बाध्यता कहते हैं, स्वतंत्रता नहीं। ठीक है, स्वतंत्रता क्या है कि हम काम कर भी सकते हैं और हम काम न करने का भी निर्णय ले सकते हैं, दोनों। अगर सिर्फ काम न करने का ही निर्णय हम ले सकते हैं या फिर हम काम करने का ही निर्णय ले सकते हैं, तो मेरे ऊपर बाध्यता है, हम स्वतंत्र नहीं है। ठीक है, दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन फ्रीडम एंड ऑब्लिगेशन। ठीक है, यही बाध्यता और स्वतंत्रता का फर्क है। तो सवाल यह है कि आप स्वतंत्र थे ना,
उसे बेदखल करने के प्रयासों के लिए वो भी आपने नहीं किए, तो फिर इसका मतलब संपत्ति आपको चाहिए नहीं, तो एडवर्स पोजीशन के लॉ के मुताबिक संपत्ति उसकी हो गई। अब जब आप सूट ला रहे थे और एडवर्स पोजीशन की अवधि पूरी हो चुकी थी, तो आप स्वामी हो चुके थे। तो जब आप संपत्ति का स्वामित्व क्लेम कर रहे थे, तो आपसे अपेक्षित है कि आक्रमण के जो आधार आपको उपलब्ध थे, अर्थात आक्रमण के वे आधार जो आक्रमण के आधार बनाए जा सकते थे और बनाए जाने चाहिए थे, इन शब्दों के अंतर्गत तीनों बातें आ गई। आपको यह कहना चाहिए कि हम इस संपत्ति के स्वामी हैं इस सेल डीड के आधार पर, साथ ही साथ उत्तराधिकार के आधार पर, साथ ही साथ एडवर्स पोजीशन के आधार पर भी हम इस संपत्ति के स्वामी हैं, यह कहना चाहिए था आपको। आपने ऐसा नहीं कहा। ठीक है, एक के बाद वन बाय वन आप सूट ला रहे हो, तो जुडिकेटा की जो मूल आत्मा है वो लूहलुहान हो रही है, और ऐसी दशाओं में आपको रोका जाना चाहिए सूट लाने से। ठीक है, पलट दीजिए, आप डिफेंडेंट हैं, हम आपके ऊपर एक संविदा के अपालन के लिए मुकदमा लाए। आपका कहना है अपालन इसलिए नहीं किया क्योंकि इनने तो मिथ्या विपदेशन संविदा ये की थी। ठीक है, मसला डिग्री हो गया, नहीं मिथ्या विपदेशन तो नहीं थी, बिल्कुल ठीक थी। अब आप सेकंड सूट ले आए, अब की सेकंड सूट आप लाए हो तो कौन वादी बनोगे, ठीक है ना। लेकिन वादी हो या प्रतिवादी हो तो पक्षकार, और पक्षकार को अभिकथन करने की, अभिवचन करने की स्वतंत्रता पिछले बाद में भी थी, ठीक है ना भाई। अभिवचन दोनों करेंगे ना आदेश के मुताबिक। आपका अभिवचन लिखित कथन है, उसका अभिवचन वादपत्र है, कानून के दृष्टिकोण से दोनों का समान महत्व है। अब आपने सेकंड सूट फाइल कर दिया हमारे खिलाफ, इसकी विषय वस्तु वही संविदा है, पक्षकार भी समान है, टाइटल भी सेम है, ठीक है ना। संविदा के पक्षकार ये टाइटल है, ये हम लोगों का स्वत्व है, ठीक है ना। अब आपने कहा कि नहीं था वो संविदा तो जो ये इन्फोर्स कराना चाहते हैं, ये संविदा असम्यक असर से कराई गई थी, या फिर आपने कहा कि हुआ तो कुछ और था, लिख कुछ और दिया इन्होंने, इसलिए इसका पालन नहीं होना चाहिए, क्योंकि संविदा होगी तो हमेशा मौखिक, जब मौखिक हो जाएगी तब लिखी जाएगी। इसलिए ये संविदा ऐसी है जो लिखित रूप में हम लोगों के समक्ष मौजूद है। ये पक्षकारों के जो मंतव्य थे संविदा में, उनका उचित रूप से प्रतिनिधित्व नहीं करती है, आपने ये कहा। तो ये आपको आक्रमण प्रतिरक्षा के ये आधार उस समय उपलब्ध नहीं थे, ठीक है। जब आप संविदा पहले मुकदमे में प्रतिरक्षा अपनी कर रहे थे, तब भी तो ये प्रतिरक्षा के आधार आपको उपलब्ध थे, ठीक है। तब आपने प्रतिरक्षा के आधार क्यों नहीं लिए, जबकि प्रतिरक्षा के सारे आधार इस शब्दावली में आ रहे हैं कि इन्हें प्रतिरक्षा का आधार, ये प्रतिरक्षा का आधार हो भी सकते थे और इन्हें प्रतिरक्षा का आधार बनाया भी जाना चाहिए था, ठीक है ना। हां, आपकी जानकारी में ना होते तब ये शब्द लागू नहीं हो पाते, क्योंकि आपकी जानकारी में नहीं थे, आप कैसे बनाते हैं। लेकिन अगर आपकी जानकारी तो थे तो ये शब्द पूरे प्रभाव से लागू हो रहे हैं। तो फिर एक्सप्लेनेशन 4 कहता है कि यदि ऐसा है कि आक्रमण और प्रतिरक्षा के कुछ आधार थे जो आक्रमण और प्रतिरक्षा का आधार हो सकते थे और होने चाहिए थे, तो उनके बारे में यह मान लिया जाएगा, यह समझा जाएगा कि वे पिछले मुकदमे में प्रत्यक्षता और सारता विवाद रहे हैं, अर्थात उन्हें आक्रमण और प्रतिरक्षा का आधार अभिव्यक्त रूप से बनाया गया था, ऐसा मान लिया जाएगा। डीमिंग प्रोविजन है। और माननीय उच्चतम न्यायालय ने वर्कमैन वर्सेस कोचीन पोर्ट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, इसमें यही कहा कि एक्सप्लेनेशन 4 ये कहता है कि इंप्लाइडली जो बातें शामिल मानी जानी चाहिए, ठीक है, पिछले
वाद की विषय वस्तु में वे चीजें शामिल मान ली जाएंगी, यही एक्सप्लेनेशन 4 कह रहा है। तो प्रत्यक्षता और सारता विवाद इस शब्दावली के भीतर वो भी आता है जो एक्सप्लेनेशन 4 में लिखा है, और एक्सप्लेनेशन 4 इसीलिए रचनात्मक प्रांग न्याय का सिद्धांत कहलाता है, कॉन्स्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा का प्रिंसिपल कहलाता है। और ये आपको उन आधारों को लेने से रोक देता है जो पिछले मुकदमे में लिए जा सकते थे और लिए जाने चाहिए थे। ये दोनों शब्द संतुष्ट होने चाहिए, तभी सेकंड सूट नहीं आएगा। अगर दोनों सूटों में से एक, दोनों शब्दों में से एक असंतुष्ट है तो सेकंड सूट आएगा, ठीक है ना। माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक मुकदमा डिसाइड किया है जो आपसे अक्सर पूछ लिया जाता है, उसके तथ्य दे दिए जाते हैं, उसका नाम दे दिया जाता है, नवाब हुसैन वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। नवाब हुसैन पुलिस के इंस्पेक्टर थे, इन्हें नौकरी से निकाल दिया गया, बर्खास्त कर दिया गया। इन्होंने पहला सूट फाइल किया और बर्खास्तगी की प्रक्रिया को कानून के विरुद्ध बताते हुए यह तर्क लिया कि मेरी बर्खास्तगी कानून सम्मत नहीं है, विधि सम्मत नहीं है, इसलिए मेरी बर्खास्तगी समाप्त होनी चाहिए। इनकी बात खारिज कर दी गई। इनने सेकंड सूट फिर फाइल किया और यह कहा कि मेरी अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस थे, और इसलिए डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हमें नहीं हटा सकते, क्योंकि हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन में छोड़ दिया था 311 और 310, 309 ये पढ़े नहीं थे, क्योंकि इतना ज्यादा आप लोग और हम भी एग्जॉस्ट हो गए थे कि फिर वो पढ़ाना उचित नहीं माना था हमने और छोड़ दिया था उसको। लेकिन वहां ये है कि जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है नौकरी से निकाल भी वही सकती है, ठीक है ना। तो इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हमारी अपॉइंटिंग अथॉरिटी है। दैट इज व्हाई डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ जनरल ऑफ पुलिस इज नॉट एम्पावर्ड टू एक्सपेल मी फ्रॉम द पुलिस फोर्स। दैट वाज द कंटेंशन रेज्ड बाय द नवाब हुसैन इन द सेकंड पिटीशन। कोर्ट ने कहा कि बिल्कुल नहीं, क्योंकि दरायो वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, ठीक है, ये मुकदमे का नाम है। इसमें दरायो, ये भी खूब पूछा जाता है प्री में, दरायो वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इसमें कोर्ट ने यह कहा कि रेस जुडिकेटा रूल ऑफ लॉ का भाग है, ये रूल ऑफ लॉ को सुनिश्चित करता है, क्योंकि दरायो वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में पहले मुकदमा कहां फाइल हुआ? अंडर आर्टिकल 226 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हाई कोर्ट में। मुकदमा तो नहीं, पिटीशन, क्योंकि याचिका आती है। निरस्त हो गए, उसी को लेकर अंडर आर्टिकल 32 पहुंच गए, क्योंकि मामला फंडामेंटल राइट से संबंधित था। यह कहा गया कि कॉम्पिटेंट कोर्ट उसने उन्हीं पक्षकारों के बीच उसी विषय वस्तु के संबंध में पूर्व में एक निर्णय दिया है, इसलिए उन्हीं पक्षकारों के बीच उसी विषय वस्तु पर दोबारा सूट नहीं आएगा, दोबारा लिटिगेशन नहीं चलना चाहिए। ये हालांकि आप जानते हैं कि प्रक्रिया की विधियां, जब फंडामेंटल राइट का जो डिक्शन ये एंजॉय करता है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, तो प्रक्रिया से संबंधित बाध्यताएं उन पर लागू नहीं होती। लेकिन फिर भी कोर्ट ने कहा कि हम चाहें तो लागू नहीं होगी, ठीक है ना। अदरवाइज हमें लगता है कि लागू होनी चाहिए तो लागू होगी भी। तो सामान्यतः वे प्रक्रिया विधियों को लागू करते हैं। तो कोर्ट ने कहा कि नहीं, आपकी ये सेकंड जो पिटीशन है ये प्रांग न्याय से बाधित है, और प्रांग न्याय रूल ऑफ लॉ का भाग है, और रूल ऑफ लॉ ये मांग करता है कि न्यायालयों के निर्णयों को पूरा सम्मान मिलना चाहिए। तो हाईकोर्ट ने कुछ डिसाइड कर दिया, तो अब आप हमारे पास दोबारा नहीं आएंगे, ठीक है ना। तो दरायो वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में ये डिसाइड हो चुका था कि प्रांग न्याय रिट पिटीशंस को भी लागू है। नवाब हुसैन ने सेकंड पिटीशन फाइल की है इस आधार पर कि अपॉइंटिंग अथॉरिटी ऑफ माई सेल्फ वॉज इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस,
दैट इज वाई डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस इज नॉट एम्पावर्ड टू एक्सपेल मी। कोर्ट ने कहा कि नहीं, रेस जुडिकेटा लागू होता है, और जब रेस जुडिकेटा लागू होता है तो कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा लागू होता है, क्योंकि वो एक्सप्लेनेशन है 11 का। और आपको आक्रमण का ये आधार जो आपने सेकंड पिटीशन में लिया है, ये उस समय भी उपलब्ध था, ठीक है। उपलब्ध था मीनिंग देयर बाय आक्रमण का ये आधार हो सकता था, आक्रमण का आधार ये, और इसे आक्रमण का आधार बनाया जाना भी चाहिए था, क्योंकि आपकी जानकारी में था ना, आपको मालूम था उसी समय जब फर्स्ट पिटीशन आप फाइल कर रहे थे कि किसने आपको अपॉइंट किया, ये तो आपको मालूम था, तो आप दोनों आधार लेते। आप ये भी कहते कि द प्रोसीडिंग, ठीक है, बाय विच I have been expelled from the police force, that was illegal, ठीक है, as well as that was illegal also, ठीक है, because the authority who has not appointed me, ठीक है, उसने हमें पुलिस फोर्स से निकाला, इसलिए भी इलीगल है। तो आपको दोनों आधार ले लेने चाहिए थे ना, आपने नहीं लिए, जबकि आक्रमण का आधार वो हो सकता था और आपको बनाना भी चाहिए था। तो फिर ये समझा जाएगा कि ये आक्रमण का आधार भी पिछले मामले में प्रत्यक्षता और सारता विवाद दे रहा है। दैट इज वाई यू कैन नॉट टेक दिस ग्राउंड एट अ सेकंड टाइम, ठीक है। तो आपका रेस जुडिकेटा में कॉन्स्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा शामिल है। डायरेक्टली अनसबस्टेंशियली जो कुछ पिछले मुकदमे में विवाद रह चुका है, वो यहां भी विवाद रहेगा। अब देखें क्या कहता है, कोई भी न्यायालय किसी ऐसे वाद या विवादक का विचारण नहीं करेगा। वाद या विवादक, विवादक हमने स्पष्ट किया था, वाद का क्या अर्थ है, और वाद शब्द के साथ एक्सप्लेनेशन नंबर कौन सा आपका, वाद के साथ एक्सप्लेनेशन नंबर 8, ये भी पढ़ा जाता है, ठीक है ना, नहीं 8 नहीं 7, हाँ 7, 8 नहीं, विवादक के साथ 8, वाद के साथ 7। यानी वाद का अर्थ जब हम लोग जानने की कोशिश करेंगे तो वाद शब्द जो धारा 11 में आया है और साथ में एक्सप्लेनेशन 7, इसे भी साथ में ही लेंगे तब तय होगा। एक्सप्लेनेशन 7 देख लेंगे, कहता है इस धारा के उपबंध किसी डिग्री के निष्पादन के लिए कार्यवाही को लागू होंगे, और इस धारा में किसी वाद, विवाद्यक या पूर्ववर्ती वाद के प्रति निर्देशों का अर्थ क्रमशः उस डिग्री के निष्पादन के लिए कार्यवाही, ऐसी कार्यवाही में उठने वाले प्रश्न और उस डिग्री के निष्पादन के लिए पूर्ववर्ती कार्यवाही के प्रति निर्देशों के अर्थ के, निर्देशों के रूप में लगाया जाएगा। इसका मतलब यह हो गए कि वाद या विवादक, इन शब्दों में वो भी शामिल मानेंगे जो स्पष्टीकरण 7 में कहा गया, क्योंकि तो सीधे सीधे कहा कि वाद या विवादक इन शब्दों के अंतर्गत पूर्व में स्थित निष्पादन की कार्यवाहियां, पूर्व में निष्पादन की कार्यवाहियों में अवधारित प्रश्न, ठीक है ना, और आपका पूर्ववर्ती कार्यवाहियों के प्रति निर्देश के रूप में लगाया जाएगा, ऐसे करके उसने कहा। तो इसका मतलब वाद या विवादक इस शब्द के अंतर्गत ये भी आ गए। निष्पादन की कार्यवाही, आपको मालूम है कि हमने जब सीपीसी शुरू करनी चाहिए थी तभी हमने कहा था कि निष्पादन की कार्यवाही ये सीपीसी में डिफाइंड नहीं है, अभिव्यक्त रूप से डिफाइंड नहीं है। हां, निष्पादन की कार्यवाही के लिए व्यवस्था ये दी गई है आदेशिक किस्म में, और उसके प्रोविजंस भी बने हैं 54 से लेकर के, और हम लोग देखेंगे वहां तो मेरा ख्याल है 59 तक गए होंगे,
ठीक है, 54 तले के 5-6 धाराएं हैं और बाकी आदेश 21 की व्यवस्था है पूरी, लेकिन डिफाइंड नहीं किया है एग्जीक्यूशन को। तो हमने आपसे कहा था कि जब डिग्री हो गई वादी के पक्ष में, तो फिर सीधी सी बात है कि वादी को वो अधिकार मिल ही जाना चाहिए जो डिग्री के द्वारा उसके पक्ष में स्वीकृत हुआ है। लेकिन उसे मिल जाए इसके लिए दो ही तरीके हो सकते हैं, या तो प्रतिवादी दे दे और या वादी को दिला दिया जाए, ठीक है ना, विद द हेल्प ऑफ सम अदर मशीनरी, सम एक्सटर्नल मशीनरी, या तो उसे दिला दिया जाए या प्रतिवादी स्वयं दे दे। तो स्वयं दे दे तो कोई समस्या ही खत्म हो गई। और चूंकि बेसिकली कानून मानकर चलता है कि आदमी अच्छा है, इसलिए एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स अलग से चलेंगी, इसकी व्यवस्था की गई। माना यह गया कि आदमी खुद ही दे देगा, खुद दे दे, बहुत अच्छा, कोई जरूरत ही नहीं देगा, देन विद द हेल्प ऑफ कोर्ट, बाय द प्रोसेस ऑफ कोर्ट, द डिग्री विल बी, ठीक है, एग्जीक्यूटेड, या उसे लागू कराया जाएगा, उस अधिकार को वादी को दिलवाया जाएगा जो डिग्री के माध्यम से उसके पक्ष में अनुदत्त हुआ। इसी को निष्पादन की कार्यवाही ये कहा जाता है। तो जो निष्पादन की कार्यवाही है उसे भी वाद शब्द के अंतर्गत माना जाएगा। यानी निष्पादन की कार्यवाही एक बार संस्थित होगी, दोबारा संस्थित नहीं होगी। उसी डिग्री के निष्पादन की कार्यवाही एक बार में ही पूरी डिग्री निष्पादित कराई जाएगी। ये नहीं कि मकान का कब्जा और आपका मेसने प्रॉफिट्स दोनों मांगे थे, आप मकान का कब्जा खाली दिला दें और मेसने प्रॉफिट्स ये आपने दिलाए नहीं, उसके लिए आप सेकंड एग्जीक्यूशन लेकर आ गए या सेकंड एग्जीक्यूशन लाना पड़े, ऐसा कुछ नहीं। एक डिग्री एक बार में एग्जीक्यूट होगी, पूर्णतः एग्जीक्यूट होगी। डिग्री कहती है कि मकान जो अमुक मोहल्ले में स्थित है, ठीक है, तो अमुक मोहल्ले में मेरे 3 मकान स्थित है, ठीक है, तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि किस प्रॉपर्टी के बारे में डिग्री, ठीक है, अनुदेश दे रही है, वही तो दिलाया जाएगा। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉपर्टी एक बार हो गई, ठीक है, तो डिग्री में उठने वाला प्रश्न एक बार निर्धारित हो गया। अब सेकंड एग्जीक्यूशन, ये सेकंड टाइम उसी सेम एग्जीक्यूशन में आप फिर वही प्रश्न उठाओ कि साहब आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉपर्टी होनी चाहिए, तो नहीं। हां, कोई दूसरा पक्षकार आ जाए तब अलग बात है, तब अलग बात है। कोई और आ गया, उसने कहा साहब ये हमारा मकान था, जो ये डिग्री से संबंधित मकान बता दिए, निर्णय दोनों आपका मिल मिला के डिग्री होल्डर दोनों मिल गए कि पड़ोसी का तो बहुत बढ़िया है, तुम भी चुप रहो, हम भी चुप रहते हैं, इनका बता देते हैं, ठीक है। तो ये नहीं होगा, कोई स्ट्रेंजर आ गया, ठीक है ना, क्योंकि वाद या कार्यवाही इसमें निष्पादन की कार्यवाही रख दी गई, तो बाकी तो बातें वैसी ही रहेंगी, समान विषय वस्तु, समान पक्षकार, वो सारी बातें तो रहेंगी। उसी हक के अधीन मुकदमेबाजी करना, ये सारी बातें तो रहेंगी। तो निष्पादन की कार्यवाही में अगर कुछ एक बार डिसाइड हुआ और उस प्रश्न के बारे में किसी थर्ड पर्सन को आपत्ति है, ठीक है ना, जो उन्हीं पक्षकारों के बीच इस शब्दावली में नहीं आ रहे, तब तो उठेगा दोबारा सवाल, सेकंड सूट भी आ जाएगा, उस एग्जीक्यूशन में भी दिक्कत, ठीक है, आपत्ति प्रस्तुत की जा सकती है, सेकंड सूट भी आ सकता है, सारी बातें हो सकती है। मान लो उसे पता ही ना लग पाए, उसे तो तब पता लगे जब एग्जीक्यूशन पूरा हो जाए। वो अमेरिका में रह रहा था, उसका घर चला गया, तो जब आएगा तो आखिर वो दोबारा से मुकदमेबाजी करेगा नहीं, और तुम कहो कि नहीं साहब रेट जुडिकेटा लागू, तो कैसे लागू, ठीक है ना। अच्छा, वाद इसे स्पष्ट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमने पहले ही स्पष्ट किया था, क्योंकि डिग्री
सिविल सूट में पारित होगी। तो आपसे कहा गया था कि वाद उस कार्यवाही को कहते हैं किसमें, हंसराज वर्सेस मसूरी ट्रांसवेज कंपनी लिमिटेड, उसमें प्रीवी काउंसिल ने डिसाइड किया था कि वाद सामान्यतः वाद उस कार्यवाही को कहते हैं जो सिविल वाद के प्रस्तुतिकरण से प्रारंभ होती है। सिविल वाद के जो वाद पत्र के प्रस्तुतिकरण से प्रारंभ हो उसे सिविल वाद कहते हैं सामान्यतः। सामान्यतः शब्द इसलिए लगाया था क्योंकि आपको बताया गया था ऐसे सिविल सूट भी है जो बाय प्रेजेंटेशन ऑफ एन एप्लीकेशन, प्रार्थना पत्र देने के माध्यम से शुरू होंगे, इसलिए सामान्यतः शब्द लगा देते हैं कि सामान्यतः सिविल वाद वो कार्यवाही है जिसमें वाद पत्र के प्रस्तुतिकरण से कार्यवाही प्रारंभ होती। वाद पत्र का प्रस्तुतिकरण, तो वाद पत्र तैयार कैसे होगा, तो आदेश 7 बताएगा कैसे तैयार होगा। एप्लीकेशन, उसका कोई फॉर्म नहीं होता, लेकिन कुछ हैं सिविल सूट जो एप्लीकेशन प्रस्तुत करने के माध्यम से प्रारंभ होंगे, इसलिए सामान्यतः शब्द का प्रयोग कर लेते हैं। नई परिभाषा भी एक सुप्रीम कोर्ट की आई है, पांडुरंग करके मुकदमा है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वाद एक ऐसी कार्यवाही है जिसमें विधि द्वारा जो अनुतोष दिया जा सकता है उसे प्राप्त करने के लिए वादी न्यायालय के समक्ष जो कार्यवाही संस्थित करता है, वादी विधिक अनुतोष को प्राप्त करने के लिए न्यायालय के समक्ष जो कार्यवाही चलाता है उसे वाद कहते हैं, ऐसा भी कहा जा सकता है। ठीक है ना। तो वाद की डेफिनेशन ये, निष्पादन की कार्यवाही की डेफिनेशन ये, और वाद या विवाद इन शब्दों के अंतर्गत निष्पादन की कार्यवाहियां भी आती हैं, अर्थात सेम डिग्री को एग्जीक्यूट कराने के लिए 2 बार निष्पादन की कार्यवाही संस्थित नहीं होगी और न ही डिग्री के निष्पादन में उठने वाले प्रश्न एक बार से अधिक बार ठीक है निर्धारित किए जाएंगे, लेकिन आपका जो रेजुडिकेटा की अन्य विशेषताएं हैं वो पूरी होनी चाहिए। ठीक है। और आपका फार्मर सूट, ये तो पहले से ही पता है, पूर्ववर्तीवाद कहता ना, पूर्ववर्तीवाद में जो पहले ही डिसाइड हो चुका है, तो पूर्ववर्ती तो आपको पहले ही बता चुके हैं जिसका संबंध एक्सप्लेनेशन 2 से है, नहीं एक्सप्लेनेशन 1 है, हाँ 1, कि पूर्ववर्तीवाद का निश्चय हमेशा डेट ऑफ डिसीजन से करेंगे, ना कि डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन से करेंगे। 2 वाद संस्थित हुए, उनमें से जो पहले डिसाइड हो जाएगा उसी को पूर्ववर्तीवाद कहेंगे। ठीक है ना। तो अब सिर्फ एक्सप्लेनेशन 8 सीमित अधिकारिता का न्यायालय बताने को रह गया, वो हम कल बताएंगे, और कल एक बार पूरी परिभाषा और सारे स्पष्टीकरण एक बार साथ में ले लेंगे, फिर ईश्वर चाहेगा तो कल इसे समाप्त मानेंगे।